एंटार्क्टिका, जो सदियों से इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रहा है। एंटार्क्टिका दुनिया का एक लौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ ना तो कोई देश है, ना कोई सरकार है और ना ही ऐसे लोग हैं जो सदियों से वहाँ रह रहे हो। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ की ठंडी। ये दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है और यहाँ टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यहाँ तक कि ये सबसे विंडिएस्ट जगह भी बन गई है, जहाँ 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बर्फीले तूफान आते हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक है। साथ ही एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे सूखा कॉन्टिनेंट भी है। एंटार्क्टिका को डेजर्ट क्लासिफाई किया जाता है क्योंकि यहाँ पर साल भर में सिर्फ 51 mm के अराउंड बारिश होती है और इतनी ठंडी जगह में बारिश गिरते ही बर्फ बन जाती है। मतलब ये जगह इंसानों के लिए खतरनाक है, लेकिन फिर भी कई कंट्रीज एंटार्क्टिका का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रही है। जैसे ये हिस्सा फ्रांस क्लेम करता है, नॉर्वे इस पार्ट को क्लेम करता है, ऑस्ट्रेलिया इस जगह को क्लेम करता है और इसी तरह ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड भी एंटार्क्टिका के कुछ हिस्से को क्लेम करते हैं। अब एंटार्क्टिका को डिस्कवर किसने किया ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अमेरिकन्स कहते हैं कि एंटार्क्टिका उन्होंने डिस्कवर किया था और रशियंस कहते हैं उन्होंने पहले कदम रखा था एंटार्क्टिका पर। ईयर 1773 में ब्रिटिश नेविगेटर जेम्स कुक ने एंटार्क्टिका जाने का सफ़र किया, लेकिन जब वो एंटार्क्टिका से नज़दीक थे तब उन्होंने बड़े बड़े आइसबर्ग्स और बर्फीले पहाड़ देखे और समुंदर में तूफान भी बहुत था। इसी वजह से जब वो एंटार्क्टिका से 130 किलोमीटर दूर थे तब उन्होंने अपने शिप को मोड़ लिया। ये सिर्फ एंटार्क्टिका के पास वाले एरिया में ही गए और एंटार्क्टिका को दूर से देखा। इसीलिए जेम्स कुक ने एंटार्क्टिका को ऑफिशियली डिस्कवर नहीं किया था। इनके बाद कई लोगों ने यहाँ आने की कोशिश की, लेकिन ईयर 1895 में एक नॉर्वेजियन शिप जिसका नाम ही एंटार्क्टिक था वो इसके किनारे पर पहुंचा। इसके बाद एंटार्क्टिका की ज़मीन पर पहुंचने के लिए इस शिप के लोगों ने छोटी सी बोट उतारी और कदम रखा एंटार्क्टिका पर। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत सी कंट्रीज़ ने यहाँ पर अपनी टीम्स भेजी और एंटार्क्टिका को क्लेम करने की कोशिश की, लेकिन ईयर 1939 में हिटलर के कहने पर जर्मन एयरफोर्स ने भी यहाँ पर नाज़ी फ्लैग्स गिराए ताकि ये एरिया जर्मनी के कंट्रोल में आ सके। बाद में ईयर 1959 में एंटार्क्टिका को लेकर एक ट्रीटी बनाई गई जिसे द एंटार्क्टिक ट्रीटी का नाम दिया जाता है। इस ट्रीटी में कई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, जिसमें से पहला, एंटार्क्टिका को पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाएगा। दूसरा, साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करने की सबको फ्रीडम होगी। और तीसरा, साइंटिफिक रिसर्च के जो रिजल्ट होंगे वो सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल होने चाहिए। स्टार्टिंग में इस ट्रीटी को 12 कंट्रीज़ की गवर्नमेंट साइन करती है और ये वही कंट्रीज़ थी जो एंटार्क्टिका की टेरिटरीज को क्लेम कर रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई कंट्रीज़ ने एंटार्क्टिका में अपने रिसर्च सेंटर बनाए। और फिर एंटार्क्टिका पर रिसर्च शुरू हुई। एंटार्क्टिका पर रिसर्च से हमें कई मिस्टीरियस डिस्कवरीज पता चली है और एक ऐसी खास डिस्कवरी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंटार्क्टिका में रिसर्च करने से हमें पता चला है कि एंटार्क्टिका में प्लांट्स होते हैं और कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि एंटार्क्टिका कई मिलियन ईयर्स पहले एक घने जंगलों वाला कॉन्टिनेंट था। एंटार्क्टिका के 3 किलोमीटर की बर्फ के नीचे 400 लेक्स है जिनका अपना अलग इकोसिस्टम है और माना जाता है कि वहाँ ऐसे ओशियन क्रिएचर्स है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और अब बात करते हैं खास डिस्कवरी के बारे में। ईयर 1992 में यूएस जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सर्वे में एक स्टडी हुई जिसमें पता चला कि एंटार्क्टिका के नीचे 19 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है जिसे रिकवर किया जा सकता है। और अगर एंटार्क्टिका में ड्रिलिंग और माइनिंग हुई तो एंटार्क्टिका प्रोटेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन अभी तक एंटार्क्टिका में ड्रिलिंग और माइनिंग नहीं हुई है। इसका रीज़न है द एंटार्क्टिक ट्रीटी, जिसमें लिखा है कि ड्रिलिंग और माइनिंग करना मना है। आपकी क्या राय है एंटार्क्टिका को लेकर? क्या वहाँ पर ड्रिलिंग और माइनिंग होनी चाहिए? कमेंट्स में लिखकर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।